बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 4.1 और 4.2। आसान से बहुत शॉर्ट से टॉपिक हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में यह बात की जा रही है कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये बात आप चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। अगली ही बात की जा रही है कि जो फोर्स का इफेक्ट है ना, वो डिफरेंट है। कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या है? डिफरेंट। कि अगर कहीं पे एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है तो हर सिचुएशन में हर जगह फोर्स का इफेक्ट सेम नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट होगा। अब बुक ये वर्डिंग मेंशन कर रही है, लेकिन मैं यहां पे एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर कर देता हूं कि फोर्स का इफेक्ट डिफरेंट किस तरह से है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें कि हमारे पास एक बॉडी है, मतलब एक रॉड है। इस पे आप देखें कि सेंटर पे ना, यहां पे इस बॉडी के सेंटर पे मैं यहां पे एक पुश अप्लाई करता हूं। अभी आप पुश का वर्ड यूज करें जिससे आपको फोर्स की भी समझ आ जाएगी। इस बॉडी के सेंटर पे आप देखें, ये जहां पे एरो शो किया जा रहा है, इधर मैं क्या करता हूं? एक पुश अप्लाई करता हूं। तो इस पुश के अप्लाई करने से ये पूरे का पूरा जो बॉडी है, रॉड है, ये देखें आगे मूव कर गया। तो जब आप पुश ऐसा अप्लाई करें बॉडी पे कि जिसकी वजह से होल बॉडी, सारे का सारा बॉडी आगे मूव कर जाए, तो ऐसे पुश को आप फोर्स का नाम देते हैं। कौन सी फोर्स बेटे? लीनियर फोर्स। फिर से सुन लें, जब आप बॉडी पे पुश ऐसा अप्लाई करें कि होल बॉडी मूव कर जाए, सारे का सारा बॉडी आगे मूव कर जाए, तो ऐसे पुश को फोर्स कहते हैं। अब जब ये फोर्स लगेगी इस बॉडी पे तो बॉडी ने आगे मूव किया, एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है जी। तो ये एक इफेक्ट है फोर्स का। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा। अब मैं वही पुश इस बॉडी के सेंटर पे यहां पे अप्लाई नहीं करता, बल्कि मैं यहां पे अप्लाई करता हूं पुश। अब आप देखें कि हम यहां पे पुश अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वही बॉडी है, लेकिन इसके अपर एंड पे हम पुश अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा बॉडी आगे मूव नहीं करेगा। इस एंड पे तो पुश अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो ये अपनी जगह पे रहेगा एंड, बल्कि ये वाला एंड जो है ये ऐसे टर्न कर जाएगा आगे, ऐसे टिल्ट कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। तो अब ये वाला रॉड यहां आ चुका है। तो जब आप पुश ऐसा अप्लाई करें कि बॉडी टर्न कर जाए, तो उस पुश को फिर आप नाम देते हैं टॉर्क का। ये भी फोर्स ही है, लेकिन इसमें बॉडी टर्न कर गया है, जिसकी वजह से हम उस फोर्स को टॉर्क कह रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये एक दूसरा इफेक्ट है फोर्स का। इसी तरह से यहां पे देखें कि वही बॉडी है, लेकिन अब हम फोर्सेस को इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि लोअर एंड पे यहां से एक फोर्स लग रही है, अपर एंड पे यहां से देखें एक और फोर्स लग रही है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही है दोनों फोर्सेस, लेकिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने कोई वैल्यू तो नहीं लिखी हुई ना। बच्चे पूछ सकते हैं सर जी आपने कोई वैल्यू तो नहीं लिखी, फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस सेम है? बेटे एरोस पे गौर करें, एरो की लेंथ पे गौर करें। जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर यहां से फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की इस तरफ और 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस तरफ, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, टर्न करेगा? नहीं। इसका मतलब बॉडी बैलेंस कंडीशन में है, तो ये बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पे बॉडी मूव नहीं करेगा। इसी तरह से यहां पे भी ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर सकती है। एक फोर्स यहां से लग रही है, एक फोर्स यहां से लग रही है। ये भी सपोज करें फोर्स है जी 20 न्यूटन की, और यहां से भी फोर्स लग रही है बेटे कितनी? 20 न्यूटन की। तो क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा, ये बैलेंस कंडीशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। बस इतनी बात आप याद रखेंगे। लेकिन इससे आपको यह भी समझ आ गई कि किस पुश को आप फोर्स कहते हैं और किस पुश को आप टॉर्क कहते हैं। क्लियर? अब देखें अगली लाइनें जो बुक में पैराग्राफ में लिखी गई हैं, वो है जी ऑल दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट पैरेलल टू वन एंड अदर आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस। मतलब अगर इसी बॉडी पे यहां से एक फोर्स ये एक्ट कर रही है, इसी तरह से यहां से एक और फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है। अब देखें ये 3 फोर्सेस इस बॉडी पे इस तरह से एक्ट कर रही है। तो अब तीनों की डायरेक्शन क्या है? तीनों की डायरेक्शन बेटे क्या है? सेम। तो जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो इनको आप नाम देंगे पैरेलल फोर्सेस का। और पैरेलल का मतलब इन फोर्सेस के बिटवीन एंगल 0 बनेगा।
ठीक है, तो यहां पे जो थीटा होगा एंगल वो क्या होगा बेटे 0 डिग्री। तो ऐसी फोर्सेस जिनके बिटवीन एंगल क्या बने 0, लेकिन शर्त है कि उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, एक जैसी हो। तो उन फोर्सेस को आप नाम देते हैं पैरेलल फोर्सेस का। तो फिर से डेफिनेशन देख लें, all those forces which act parallel to one another are known as parallel forces। देखें एक दूसरे के लिहाज से ये पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस बॉडी पे, क्योंकि इन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। क्लियर है यहां तक? आगे देखें, द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच फोर्सेस मे बी डिफरेंट। हाँ, फोर्स का जो फोर्स एक्ट कर रही है, अप्लाई की जा रही है बॉडी के ऊपर, उस बॉडी पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है फोर्सेस का। अब देखें, ये फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, ये फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, ये फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये फोर्सेस क्या है, पैरेलल। क्लियर जी? तो फर्स्ट पैराग्राफ ये एंड हो गया आपकी बुक का। अब आ जाए जी 4.1 वाला टॉपिक। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पक्की आपके पेपर में ये डेफिनेशन आएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो आप यही 2 नंबर के लिए डेफिनेशन में लिखेंगे। पहले देखें, लाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इनको आप क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू वन एंड अदर दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे यहां पे देखें, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक की इस तरफ एक की इस तरफ, इसको एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है जी 180 डिग्री। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो जहां पे डायरेक्शन सेम, पैरेलल फोर्सेस, उनके बिटवीन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जहां पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी वहां पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लो जी, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन हो गई, बस इतना ही याद करेंगे। अब आ जाए, आपकी बुक एक छोटी सी डायग्राम मेंशन कर रही है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी है। तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। यहां पे वीडियो को पॉज करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन 3 फोर्सेस में से कौन सी 2 फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और कौन सी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट करेंगे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इस बॉडी पे ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। F1 की डायरेक्शन देखें अपवर्ड है, F2 की भी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इन 2 फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम, एक जैसी। तो इसका मतलब ये है लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हम यहां पे कहेंगे कि भाई इस डायग्राम में जो F1 है, F1 और F2 वाली जो 2 फोर्सेस हैं, ये क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। उसके बाद F1 को देखें और F3 को, F3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड और F1 की अपवर्ड। तो ये 2 फोर्सेस क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह से ये 2 भी क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई F1 और इसके साथ जो F3 है, ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि F2 और F3 ये भी क्या है, ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। बस ये टॉपिक खत्म। अब जी टॉपिक नंबर 4.2, एडिशन ऑफ फोर्सेस। छोटा सा टॉपिक है, बुक के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल मेंशन की जा रही है, वही एग्जांपल ही हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल में ये पूछी जा सकती है एग्जांपल। एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर्स की एडिशन, इसका मतलब ये तो चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हम बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं कि वेक्टर्स को हमने किस तरह से ऐड किया था, हेड टू टेल रूल। फिर उन वेक्टर्स को ऐड करने के बाद उनका कंबाइंड इफेक्ट लिया था, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन थी, ये सारी बातें आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा के आ रहे हैं। लेकिन यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल मेंशन की जा रही है, वो देख लेते हैं। लेकिन पहले आप 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। तो वेक्टर्स को जिस तरह से आपने ऐड अप किया था, उसी तरह से यहां पे फोर्सेस को ऐड करेंगे। तो पहला पॉइंट मेंशन कर लेते हैं कि फोर्सेस कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर्स को भी हमने हेड टू टेल मेथड से ही ऐड किया था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि फोर्सेस कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। बेटे हेड टू टेल रूल ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। हेड टू हेड मेथड भी होता है, टेल टू टेल मेथड भी होता है, लेकिन हमारी बुक में हेड टू टेल है, इसलिए हम सिर्फ हेड टू टेल तक ही रहेंगे। उसके बाद हेड टू टेल रूल का जब भी जिक्र हो तो हम समझ जाते हैं कि भाई हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड। तो ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से पॉइंट बनाते जाएंगे, आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा कि हेड टू टेल रूल जो है ये ग्राफिकल मेथड है। फिर जब आप फोर्सेस 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस को हेड टू टेल ऐड कर लेंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, ऐसी है ना। और वो रिजल्टेंट भी उन्हीं फोर्सेस जैसा ही था,
उन्हीं वेक्टर जैसा ही था, तो फिर मैं ये पॉइंट भी ऐड कर दूंगा तीसरा, कि भी जो रिजल्टेंट आएगा वो उन्हीं फोर्सेस जैसा ही होगा। सही है, तो ये तीसरा पॉइंट आप ऐड अप कर देंगे। अब आपकी बुक एग्जांपल में क्या कह रही है, बुक एक एक्स वाई प्लेन ले रही है, एक्स वाई प्लेन में वो थ्री फोर्सेस को ड्रॉ कर रही है। वो कह रही है जी एक फोर्स F1 है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन, और ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो मैंने ये फोर्स F1 जिसका मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन, इसको विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री पे हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर। फिर बुक कह रही है फोर्स F2 है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन, और ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रही है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये हमारे पास फोर्स F2 आ गई। उसके बाद बुक कह रही है जी फोर्स F3 है 250 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है, और ये विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंगल पे हमने ये फोर्स F3 को ड्रॉ कर दिया। एक्स वाई प्लेन में इस तरह से इन इन एंगल्स पे ये थ्री फोर्सेस ड्रॉ हो गई। अब आपने इनको हेड टू टेल रूल इसी एक्स वाई प्लेन में ऐड करना है, और फिर इनका कंबाइंड इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट निकालना है, और फिर उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये आपने बताना है। तो फिर ये देखिए जी इन थ्री फोर्सेस को हम एक्स वाई प्लेन के अंदर हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। बेटे यही एक्स वाई प्लेन यहां पे दोबारा ली। अब इस फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 200 न्यूटन, तो हम कितनी छोटी या बड़ी लाइन लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक स्केल सेट कर लेंगे। स्केल यहां पे सेट कर लेते हैं कि 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि 100 न्यूटन का मतलब 1 सेंटीमीटर की हम लेंथ स्केल के जरिए ले लेंगे। ठीक है, तो 200 न्यूटन का मतलब क्या होगा 2 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे। तो मैंने सूटेबल स्केल लिया, जो आपके पास है उसी को आप यूज करेंगे। तो उससे मैंने 2 सेंटीमीटर की, ये देखें 2 सेंटीमीटर की ये लेंथ ले ली, और याद रहे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो 30 एंगल पे 2 सेंटीमीटर की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें, जो पॉइंट होगा उसके ऊपर इस तरह से एरो बना देंगे, तो ये आपके पास फोर्स F1 ड्रॉ हो गई एक्स वाई प्लेन में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना जी 30 डिग्री। उसके बाद बेटे फिर से F2 ये वाली फोर्स, इसको आप ड्रॉ करेंगे यानी कि हेड टू टेल। तो ये देखें पहली का हेड है, तो दूसरी फोर्स F2 की ये टेल यहां पे ऐड करेंगे। तो अब फोर्स कितनी है F2 300 न्यूटन, तो 3 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे। तो आप स्केल के तहत यहां पे 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, लेकिन पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि डी की हेल्प से आप 45 डिग्री पे ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और उसके साथ ये 45 डिग्री के एंगल पे हमने ये 3 सेंटीमीटर की फोर्स F2 को ड्रॉ कर दिया। क्लियर बेटे। उसके बाद फोर्स F3 दी गई है जिसका मैग्नीट्यूड है 250 न्यूटन, और 250 न्यूटन का मतलब वही आपके पास 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ। तो ये एंगल कितना दिया जा रहा है 60 डिग्री। तो ये देखें ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, उसके साथ ये 60 डिग्री पे हमने फोर्स F3 की लेंथ ले ली 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये F3 भी ड्रॉ हो गई। अब इन थ्री फोर्सेस को देखें ये हेड टू टेल ऐड है कि नहीं है, यहां पे देखें हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, तो थ्री फोर्सेस को ऐड अप कर दिया। अब इनका कंबाइंड इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट निकालें। तो आप कुछ भी ना करें, स्केल के तहत इस पॉइंट को इस ओरिजिन वाले पॉइंट से मिला दें। जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। स्केल पे देखिएगा ये लेंथ आएगी 7.1 सेंटीमीटर। ये काम नहीं करना कि 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर ऐड अप करके लिख देना, ना ही इन मैग्नीट्यूड को ऐड अप करके लिखना है। आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को मिला देना है, ग्राफिकल मेथड है। सिर्फ पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये जितनी लेंथ स्केल के ऊपर आएगी वही आप यहां मेंशन कर देंगे। तो ये आती है 7.1 सेंटीमीटर। लो जी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ना, रिजल्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट की टेल से टेल रिजल्टेंट की ऐड हो और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड। तो ये देखें ये रिजल्टेंट आया है ना, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, वो है 7.1 सेंटीमीटर। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 7.1 का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 710 न्यूटन। सही है ना, क्योंकि 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ना। तो इस तरह से फिर बना लीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गई। बस अब हमें चाहिए डायरेक्शन, एंगल। तो आप डी यहां पे रखें, इस लाइन से पॉजिटिव एक्स एक्स तक एंगल देख लें, वो आता है 43 डिग्री। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई है 43 डिग्री। लो जी यही हमने छोटा सा काम करना था, टॉपिक खत्म हो गया। तो ये थी हमारे पास आज के इस
टॉपिक 4.1 और 4.2 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।